बेटा अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना 8.4.1 सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। बैक्टीरिया के चारों तरफ एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकेलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अगर मैं बना के दिखाऊं तो जैसे मान लो बैक्टीरियल सेल है तो सबसे बाहर की तरफ होगी ग्लाइकोकेलिक्स, ये हो गई है ग्लाइकोकेलिक्स। इसके अंदर की तरफ होगी सेल वॉल और सबसे अंदर की तरफ होगी सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर का सेल एनवेलप बनता है। अब देखो वैसे तो हम कहें कि तीनों लेयर का डिस्टिंक्ट फंक्शन है, मतलब अलग अलग फंक्शन है, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर के प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। तो इन्हें बोलते हैं अपन एक साथ इस पूरे एनवेलप को बोलते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। इसी को आपकी एनसीईआरटी लिखती है ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। अपन आगे पढ़ेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स का क्या फंक्शन है। देखो अभी मैं एक आइडिया देता हूँ। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन होता है एक तो कॉलोनी फॉर्मेशन करना, दूसरा बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी से बचाने का काम करता है। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का काम होता है बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करने से बचाना, मैकेनिकल डैमेज से बचाना। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली काम होता है इंटरेक्शन करना। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है तो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सोल्यूट सॉल्वेंट अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा, ये डिसाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों के डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर के एक सेल एनवेलप बनाती है जो प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करता है ना। अब देखो आगे है बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन व्हिच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम वेज। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं दो ग्रुप में, है ना। सेल एनवेलप के बेसिस पे और स्टेनिंग प्रोसेस के बेसिस पे। देखो एक साइंटिस्ट है बेटा, क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी जिसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक ग्रुप होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैं इसको जी नेगेटिव लिख रहा हूँ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन करके रखते हैं, स्टेन छोड़ते नहीं है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन लूज कर देते हैं। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं अपन। चलो देखो, सबसे पहले हम एक स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनी लेते हैं। बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, अभी अपन को नहीं पता। तो मैंने ये ग्लास स्लाइड ली, उसके ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्रिस्टल वायलेट डाई डालता हूँ। क्रिस्टल वायलेट के बाद में इसके ऊपर डाला जाता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। बेटा क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो इनके सेल वॉल के अंदर जाकर के बैठ जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में जाकर बैठ गया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को एक पर्पल कलर मिल जाता है। इस तरह से अगर मैं बताऊं बैक्टीरिया के अंदर पर्पल कलर आ जाता है। एक मिनट, जितने भी बैक्टीरिया की सेल्स थी सभी के ऊपर हम पर्पल कलर दिखा देते हैं कि इस तरह से पर्पल कलर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम इस स्लाइड को वॉश करते हैं एसीटोन से। एसीटोन डाल के इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद देखा जाता है कि कुछ बैक्टीरिया ने अपना कलर रिटेन रखा जबकि बाकी बैक्टीरिया ने अपना कलर लूज कर दिया। जैसे मान लो इन कुछ बैक्टीरिया ने तो कलर रिटेन रखा हो, ऊपर वाले कुछ बैक्टीरिया ने हमने कहा कलर रिटेन रखा, जबकि बाकी बैक्टीरिया ने अपना कलर लूज कर दिया। तो जिन्होंने अपना कलर रिटेन रखा उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो लूज कर गए उन्हें बोलेंगे हम ग्राम, एक मिनट, उन्हें बोलेंगे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने दो कैटेगरीज में बैक्टीरिया को बांट तो लिया, लेकिन हमें क्लियरली विजुअलाइज करना है कि भाई कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। तो क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए हम काउंटर स्टेनिंग करते हैं। काउंटर स्टेनिंग मतलब सेकंड टाइम स्टेन डालते हैं। तो हम काउंटर स्टेन डालते हैं, काउंटर स्टेनिंग करते हैं अपन सैफरनिन से। सैफरनिन हम बोलते हैं एक ऑरेंज पिंक कलर की डाई होती है। जैसे हम सैफरनिन डालते हैं तो ये देखा जाता है कि अपन को इतना तो ध्यान है, भाई ऊपर वाले जो बैक्टीरियाज थे उनके अंदर ऑलरेडी कलर है तो ये नया कलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो नीचे वाले बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर अभी कोई कलर नहीं है तो ये सैफरन का कलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सैफरन का मैं बोलूँ एक पिंकिश सा कलर होता है, ऑरेंज पिंकिश का कलर होता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये लो, ठीक है। और ये ऊपर वाले पर्पल कलर के थे। तो अब हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं दो अलग अलग बैक्टीरिया को। ऊपर वाले हो गए पॉजिटिव बैक्टीरिया और नीचे वाले हो गए ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस तरह से हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर लिया, किसके बेसिस पे? ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे, स्टेनिंग प्रोसेस के बेसिस पे। अच्छा, स्टेनिंग प्रोसेस क्यों हो पाई और क्यों कुछ बैक्टीरिया ने कलर ले लिया, रिटेन रखा, जबकि बाकी ने कलर लूज कर दिया? इसका आंसर है इनकी सेल वॉल के अंदर। तो अगर मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को कंपेयर करता हूँ, बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मोनोलेड होती है। सेल वॉल मोनोलेड है, मतलब कि सिंगल लेयर की सेल वॉल बनी है। ये देखो, इस तरह से एक सिंगल लेयर की सेल वॉल है, लेकिन ये सेल वॉल थिक है, मोनोलेड होती है, थिक सेल वॉल होती है। ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, ठीक है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बाइलेयर्ड होती है, 2 लेयर्स होती हैं, लेकिन दोनों लेयर्स बहुत थिन होती हैं कंपेयर टू पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनर लेयर बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन की और आउटर लेयर बनी है लिपोपॉलीसेकेराइड की। तो मैं इसको एलपीएस लिख रहा हूँ, लिपोपॉलीसेकेराइड। इस तरह से ये इनर लेयर हो गई पेप्टिडोग्लाइकेन की, और ये मान लेते हैं अपन ये आउटर लेयर हो गई जो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी। अच्छा, इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है पोरिन प्रोटीन्स, इन्हें बोलते हैं पोरिन प्रोटीन्स। अब बात आती है कि क्यों पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन करता है जबकि नेगेटिव लूज कर देता है। देखो, क्योंकि पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होने को तो मोनोलेयर्ड है लेकिन थिक है, तो एक बार जो कलर इसके अंदर गया, एक बार जैसे जो कलर इसके अंदर गया, अब ये कलर जल्दी से बाहर नहीं आएगा, है ना। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहने को तो बाइलेयर है, 2 लेयर है, लेकिन दोनों लेयर्स बहुत पतली हैं और ऊपर से यहाँ पर पोरिन प्रोटीन भी है। पोरिन प्रोटीन के थ्रू और थिन लेयर्स के थ्रू आसानी से जो स्टेन है वो बाहर निकल जाता है। इस वजह से पॉजिटिव तो स्टेन को रख लेता है जबकि नेगेटिव स्टेन नहीं रख पाता। आप ऐसे इमेजिन करो, एक रजाई के ऊपर अपन कलर डाल देते हैं, स्याही डाल देते हैं, और दो दो तौलियों के ऊपर अपन स्याही डालते हैं। अब मैं दोनों को धोने को दूं आपको, तो जल्दी स्टेन किस में से निकलेगा? तौलियों में से निकलेगा, टॉवल में से निकलेगा। होने को वो 2 हैं लेकिन वो बहुत पतले हैं, इस वजह से स्टेन को जल्दी रिटेन नहीं कर पाएंगे। यही सेम चीज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो हमने देखो सेल एनवलप के डिफरेंस के बेसिस पे, भाई दोनों का सेल एनवलप डिफरेंस हो गया ना। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल वॉल है वो मोनोलेयर्ड है जबकि नेगेटिव के अंदर बाइलेयर्ड है। तो सेल एनवलप के डिफरेंस के बेसिस पे और स्टेनिंग प्रोसेस के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर लिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आगे पढ़ते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ called the slime layer in some, while in others it may be thick and tough called the capsule। अब देखो बेटा, जो सबसे बाहर की तरफ जो ग्लाइकोकैलिक्स थी ना, वो बेटा 2 फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती है। देखो, अगर मैं यहीं पे बना के दिखाऊं आपको, तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक होती है स्लाइम लेयर, दूसरी होती है कैप्सूल लेयर। जो स्लाइम होती है वो थिन होती है, लूज होती है ना, थिन होती है, लूज लेयर होती है। जबकि जो कैप्सूल होता है वो थिक होता है, स्मूथ लेयर होती है, ठीक। हाँ, अब ये जो स्लाइम है थिन है, लूज है, स्टिकी लेयर है। स्टिकी लेयर है इस वजह से चिपकाने में हेल्प करती है। अच्छा, एक चीज याद रखना, कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम लेयर होती है और कुछ में कैप्सूल होती है। होता क्या है, जो स्लाइम होती है, स्लाइम लेयर का काम होता है, क्योंकि स्टिकी है तो चिपकाना, तो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया को दूसरे से चिपकाने का काम करती है, तो इसका काम होता है मेनली कॉलोनी फॉर्मेशन। जबकि जब ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल के फॉर्म में होता है तो कैप्सूल कैप्सूल थिक होता है, रिजिड होता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट। भाई बैक्टीरिया कोई मान लो कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसने आपकी बॉडी को अटैक किया। अब हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, जो डब्ल्यूबीसी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसी अपना काम करने लगती है। अब डब्ल्यूबीसी से प्रोटेक्शन इस बैक्टीरिया को कौन देता है? ये थिक कैप्सूल देता है। तो ये जो कैप्सूल है ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के 2 मेन काम हो गए, कॉलोनी फॉर्मेशन और डब्ल्यूबीसी से प्रोटेक्शन देना। अच्छा, एक चीज और समझ में आती है अपन को कि जिसके अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर, सभी के अंदर कैप्सूल नहीं होता, सभी के अंदर स्लाइम नहीं होता, कुछ में कैप्सूल है कुछ में स्लाइम है। जिसके अंदर कैप्सूल है वो ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि बेटा उन्हीं को तो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक है उसी को कैप्सूल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसी के अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी काम करेंगे।
तो ज़्यादातर मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम क्या कह सकते हैं, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सूल होती है उनमें। ठीक है, अब आगे, अब सेल वॉल का फंक्शन बताएं। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, हाँ बिल्कुल शेप डिसाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और बैक्टीरिया को बस्ट करने से और कोलैप्स करने से बचाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा ये डिसाइड करने का काम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट की यूकैरियोट के सेम होती है। क्यों? क्योंकि चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी है, लिपिड और प्रोटीन की। हाँ, इनका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है लेकिन मेनली दोनों के अंदर बनी किसकी है, लिपिड और प्रोटीन की, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रक्चरली दोनों, स्ट्रक्चरली क्या है ये, सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो कॉमन है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है, वो आंसर जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules और lamellae. अब देखो कई बार ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना अंदर की तरफ फोल्ड होकर के मेसोसोम्स बना लेती है। कैसे समझते हैं, चलो देखो, जैसे मान लो ये आपकी बैक्टीरिया की सेल थी, ठीक है, ये सेल वॉल थी, अब ये सेल मेम्ब्रेन में बना रहा हूँ, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाती है, इस तरह से, या तो बना लेगी वेसाइकल्स, ये ट्यूब्यूल्स, ये इस तरह से ये बना लेगी लैमेले। तो ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर के वेसाइकल्स, ये वेसाइकल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये लैमेले बना लिया, और इन्हीं को बोलते हैं अपन मीजोजोम्स। तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल और लेमेले आर कॉल्ड मीजोजोम्स। अब मीजोजोम्स का काम क्या है, देखो मीजोजोम करता क्या है, मीजोजोम सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो अब एंजाइम की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। पहले सरफेस एरिया कम था लेकिन जैसे ही मीजोजोम हुआ अंदर की तरफ मेम्ब्रेन फोल्ड हुई, अब ज़्यादा एंजाइम यहाँ पर बैठ पाएंगे, अब ज़्यादा एंजाइम बैठ पाएंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो ये मीजोजोम्स का काम होता है एंजाइम के कंटेंट को बढ़ाना जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा हो पाएँ। कौन कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन, भाई डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं, है ना, तो डिफरेंट एंजाइम्स को ये कैरी करती है। अब इसी को आगे देखो अपन पढ़ें, मीजोजोम का काम क्या होता है, मीजोजोम का काम अगर अपन पढ़ें, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल इनका काम होता है पहला सेल वॉल फॉर्मेशन। बेटा सेल मेम्ब्रेन ही सेल वॉल को बनाती है तो मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है तो ये भी सेल वॉल को बनाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन करा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब देखो ये वाला एक बार अपन पढ़ें, डीएनए डीएनए का रेप्लिकेशन और डॉटर सेल्स के अंदर डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। ये मान लो मैं आपके सामने एक बैक्टीरियल सेल बना रहा हूँ, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये मीजोजोम बना दिया। सबसे पहले जो बैक्टीरिया का डीएनए है यहाँ पर आकर के इस तरह से चिपक गया। बैक्टीरिया का डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड, तो ये मैंने बैक्टीरिया का डीएनए बनाया। अब बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करना है तो डिवीजन के दौरान होगा क्या, सबसे पहले ये जो मीजोजोम्स हैं, ये मीजोजोम सेल एक्सपैंड करती है, सेल का एक्सपेंशन होता है, इस तरह से लंबी होती है सेल। ये मीजोजोम एक से दो हो गए और यहाँ पर दोनों ने एक एक डीएनए का स्टैंड अपने अपने पास रख लिया, दोनों ने डीएनए का एक एक स्टैंड अपने पास रख लिया। अब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्टैंड्स, दो नए स्टैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपन ने दो नए स्टैंड्स का फॉर्मेशन करा दिया, दो नए स्टैंड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब बीच के अंदर बनेगा सेप्टा और अल्टीमेटली एक से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो बताओ दोनों डॉटर सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन कराने में क्या मैं बोल सकता हूँ मीजोजोम का रोल है, बिल्कुल है। किस तरह से वो समझ में आया। आगे क्या एनसीईआरटी लिख रही है, मीजोम का अगला काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिल्कुल, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स व्हिच कंटेन पिगमेंट्स। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जिनको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उनके अंदर बेटा जैसे अगर ये क्रोमेटोफोर मैंने बनाया तो क्रोमेटोफोर के अंदर जगह जगह पर बीच बीच में, सॉरी साइनोबैक्टीरिया के अंदर जगह जगह पर बीच बीच में क्रोमेटोफोर्स होते हैं। क्रोमेटोफोर के ऊपर पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इनकी हेल्प से साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है विच इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स। आप लोग आगे पढ़ोगे कि
साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, है ना, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सारे के सारे क्लोरोफिल ए है, ये कहाँ पे होते हैं? ये एक्चुअली में क्रोमेटोफोर्स के ऊपर होते हैं। क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर, फोर मतलब बियरिंग, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर, क्रोमेटोफोर पिगमेंट कलर ही तो होता है, समझ गए? तो ये क्रोमेटोफोर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइनोबैक्टीरिया का, ये रट लेना, याद कर लेना, पूछा जाता है कई बार ना। सभी बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर्स नहीं होते हैं, सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिर्फ हम बोले फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया के अंदर होते हैं। चलो आगे बात करें। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बिल्कुल, अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल है, नहीं है तो नहीं है। इफ दे हैव थिन filamentous extension of the cell wall called flagella, bacteria show a range in the number and arrangement of flagella। अगर फ्लैजिला है तो बैक्टीरियल सेल मोटाइल है, वरना नहीं है। दे हैव थिन filamentous extension from their cell wall, है ना, फ्लैजिला। अब देखो, जिसके पास फ्लैजिला है उसके वो मोटाइल है, वरना नहीं है। ये फ्लैजिला बेटा, बहुत लोगों को लगता है, बच्चों को, कि सेल वॉल से बाहर निकल, सेल वॉल से इमर्ज हो रहा है, सेल वॉल से इमर्ज नहीं हो रहा, हमें अपीयर होता है सेल वॉल से बाहर निकलता हुआ। देखो, अगर मैं बात करूं इस तरह से, बाहर मैंने सेल वॉल बना ली और ये अंदर सेल मेम्ब्रेन बना ली, तो जो ये फ्लैजिला है ना, ये फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है इस तरह से, तो इट इमर्जेस आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, है ना। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। तो बच्चों को लगता है कि अच्छा सेल वॉल से इमर्ज हो रहा होगा, नहीं, अरे बाहर एक्सटेंशन की फॉर्म में दिखता किससे है? सेल वॉल से दिखता है, क्योंकि सेल वॉल बाहर की तरफ है, लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है? सेल मेम्ब्रेन से। अब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, एक हो सकता है फ्लैजिला, एक से ज्यादा हो सकते हैं फ्लैजिला, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट होता है, एक हुक होता है और एक बेसल बॉडी होती है, ठीक है। चलो, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ जाता है। अब इस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, इसको यहीं तक रखते हैं। फिलामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हुक का, बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पिलाई और जो फिमरी है उसको भी डिस्कस करेंगे और राइबोसोम की बात करेंगे, ठीक है।